चलो भाई, ये वीडियो का टॉपिक है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का सबसे पहला रिसर्च मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऐसा एक चीज उठाने का, दूसरे में मिक्स करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, देखने का, वो सब कौन सा मेथड है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। बिहेवियर को स्टडी करने वाला सबसे साइंटिफिक मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें क्या होता है? जिसमें साइंस के स्टेटस, जो साइकोलॉजी को साइंस का स्टेटस मिला है, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से ही मिला है। कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और वो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट जब भी निकला, तो उसके बाद वो लोग ने प्रूव कर पाए कि देखो, साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है, एक अलग साइंस का ब्रांच है, ना कि वो पहले फिलोसफी के साथ में जो ज्वाइन करके रखते थे, फिलोसफी साइकोलॉजी, फिलोसफी साइकोलॉजी, वो फालतूगिरी वो लोग ने बंद करवाया। किसकी वजह से? एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करने वाला अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है और उसके लिए अलग अलग स्टेप्स फॉलो करता है। उसमें टोटल कितना स्टेप है? टोटल 6 स्टेप है। कितना स्टेप? छः 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 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को स्टडी करने का। एग्जाम्पल देखो, तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर का इफेक्ट, नहीं, म्यूजिक का इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे कैसे होता है। तो वो लोग ने क्या किया? पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि देखो देखो, ब्लड प्रेशर के ऊपर म्यूजिक का क्या असर पड़ता है। म्यूजिक बजाएंगे तो ब्लड प्रेशर चेंज होता है या नहीं होता है, ऊपर जाता है कि नहीं, नीचे आता है कि नहीं, वो स्टडी करेंगे। दूसरा स्टेप होता है हाइपोथेसिस फॉर्म करना। हाइपोथेसिस का एग्जांपल देखो कि म्यूजिक की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसा वो लोग का आइडिया रहता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? इसमें वो लोग वेरिएबल्स देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कॉज। कॉज क्या है? म्यूजिक। और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब उसका इफेक्ट क्या निकलेगा? लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। मतलब म्यूजिक के कॉज की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा? मेजर किया जाएगा। इसमें क्या है? बीच बीच में वो लोग अलग अलग छोटे छोटे वेरिएबल्स भी देखते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। जैसे इंसान का एज, इंसान का जेंडर, वो मेल है कि फीमेल है। फिर उसके बाद बाकी बाकी भी साउंड्स, म्यूजिक के अलावा जो साउंड्स है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और फिर उसके बाद एक आदमी रहता है जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटर। वो आदमी जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाला है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट, इसमें पार्टिसिपेंट भी रहता है। वो पार्टिसिपेंट क्या करेगा कि उसको बुलाया जाएगा और उसको बैठाया जाएगा कि आप बैठो और आपको म्यूजिक सुनाया जाएगा और आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाएगा, उसका कंसेंट लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग ने क्या किया? आइडेंटिफाई किया, हाइपोथेसिस किया। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन बनाते हैं कि वो लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर प्रोसीजर बनता है कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा। उसके बाद आता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का और डेटा कलेक्ट करने का। फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज करना है कि जैसा सोचा था वैसा हुआ कि नहीं। हमने सोचा था कि म्यूजिक की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा या चेंज होगा, डाउन हो जाएगा, वो हुआ कि नहीं हुआ। और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना अपने एग्जाम्पल में क्या, कि म्यूजिक की वजह से सच्ची में ब्लड प्रेशर के ऊपर कुछ चेंज होता है या नहीं। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च। अभी देखो, एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ खास बातें हैं। क्या क्या खास बात है? नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करने का सबसे ऑब्जेक्टिव मेथड में से एक कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास सब प्रूफ रहता है कि देखो ये एविडेंस है, ये एविडेंस के बेस पे हमने बोला है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया और ये हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि मेन टू मेन साइंटिफिक अप्रोच का जो क्या है, एविडेंस मांगता है, एम्पेरिकल अप्रोच। फिर दूसरा आता है इट इनेबल्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन इन कंट्रोल कंडीशंस। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम लोग कंट्रोल कंडीशन में, जैसा कंडीशन अपने को चाहिए वैसा कंडीशन बना के और उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तीसरा, एक्सपेरिमेंटल मेथड हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स। अपने एग्जांपल के केस में क्या था? पहला वेरिएबल कौन सा? कॉज वाला, म्यूजिक। और म्यूजिक की वजह से ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, वो दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, वो समझने में मदद मिलता है। कौन से वाले मेथड से? एक्सपेरिमेंटल मेथड। द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड आर वेरीफाइबल। एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो फाइंडिंग्स निकलता है, मतलब जो रिजल्ट निकल के आता है, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सामने वाले को बोल सकते हैं देखो मैंने म्यूजिक चलाया, म्यूजिक की वजह से इनके ब्लड प्रेशर के ऊपर असर पड़ा, चाहिए तो आप फिर से खुद करके देख लो, लेकिन कंट्रोल कंडीशन में, जैसा कंडीशन हमने रखा था वैसा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का फायदा है। तो सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड इसके लिए बोला जाता है कि कौन सा मेथड है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये हो गया मेथड नंबर 1। चलो अपन पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में रिसर्च करने का एक और तरीका है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड, चलो देखते हैं। A survey is defined as a research method used for collecting data from a predefined group of respondents, which is called as a sample.
to gain information and insights on various topics or interests such as political opinion, consumers, consumer preferences, etc. Survey method makes use of questionnaires, checklists, rating scales, inventories, interviews, etc. to collect the required information. The survey method is used largely by social psychologists. ओके चलो, सर्वे मेथड एक रिसर्च मेथड है जिसमें प्री डिफाइंड मेथड यूज करते हैं। प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स मतलब पहले से लोग टारगेट ऑडियंस को फिक्स कर लेते हैं, हम लोग ये 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 या 50,000 लोग से ही क्वेश्चन पूछेंगे और वो लोग से ही हम लोग डेटा कलेक्ट करके निकालेंगे। इसको कौन बोलते हैं, कौन सा मेथड? सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है, वो रिस्पोंडेंट्स को पहले फिक्स कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल, और फिर उसके बाद वही रिस्पोंडेंट्स के ऊपर वो लोग इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स निकालते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग? कभी कभी पॉलिटिकल ओपिनियन पूछ लेते हैं कि आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं। कभी कभी वो लोग कंज्यूमर प्रेफरेंस पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास 5 ऑप्शन रहेगा तो 5 में से आप कौन सा चीज खरीदना पसंद करोगे। कभी कभी वो लोग क्वेश्चनर्स बना लेते हैं। तो अलग अलग चीजें पूछने के लिए सर्वे मेथड का यूज किया जाता है। अभी सर्वे करने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चनर्स बनाते हैं कि अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बेस पे सब लोग से वही 10 सवाल पूछेंगे और एंड में मालूम पड़ जाएगा कि किसका क्या प्रेफरेंस है, और जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, जो सैंपल है, वो सैंपल से जानकारी निकल जाएगा। फिर कभी कभी चेकलिस्ट होता है कि आपने ये चीज कंप्लीट किया, ये चीज कंप्लीट किया गया। तो जैसे स्कूल्स में और कोचिंग सेशंस में क्या होता है कि वो लोग चेकलिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि आपका आपका ये कोर्स कंप्लीट हुआ, ये कोर्स कंप्लीट हुआ, ये कोर्स कंप्लीट हुआ क्या, ये सब। ठीक है। फिर उसके बाद रेटिंग, कभी कभी वो रेटिंग स्किल्स से सर्वे होता है कि कभी कभी जब हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, तो उस पर वो लोग क्या करते हैं, रेटिंग मांगते हैं कि हमको रेटिंग दो, 5 स्टार 10 स्टार। जब खाना भी हम लोग मंगाते हैं वो जोमेटो और स्विगी से, तो उसमें भी वो लोग रेटिंग मांगते हैं। वो भी एक सर्वे मेथड होता है, ये दिखाने का कि देखो देखो मेरा टेस्टिमोनियल्स ये है। तो कोई भी रेस्टोरेंट अपना टेस्टिमोनियल कैसे दिखाता है कि उसको रेटिंग कितना मिला, 4 स्टार मिला, 5 स्टार मिला, कि 3.5 स्टार्स मिला। उससे क्या है, वो कहाँ से मिला वो स्टार्स उसको, वो सर्वे मेथड से रिसर्च करके मिला है। कभी कभी वो लोग इन्वेंटरी बनाते हैं, वो भी रिसर्च मेथड से आता है। फिर उसके बाद कभी वो सर्वे मेथड से आता है। कभी कभी इंटरव्यूज लेते हैं, इंटरव्यू से भी सर्वे लेते हैं कि अलग अलग लोगों का इंटरव्यू ले लिया, सबसे क्वेश्चन पूछ लिया और उसके बेस पे डेटा इकट्ठा कर लिया। कौन सा मेथड? सर्वे मेथड। सर्वे मेथड को ज्यादातर सोशल साइकोलॉजिस्ट लोग, कौन लोग? सोशल साइकोलॉजिस्ट लोग यूज करते हैं, ताकि वो लोग सोसाइटी को लेके एक पिक्चर पेंट कर सके कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या हिसाब से सोचता है और वो लोग का बिहेवियर क्या हो सकता है फ्यूचर में। पहले प्रेजेंट बिहेवियर देखते हैं, उसके बेस पे एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। जैसे सोशल मीडिया के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने पास साइकोलॉजिस्ट लोग को लोग हायर करके रखते हैं और लोगों के बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। उसके बेस पे वो लोग अपना एल्गोरिदम को ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म पे बिता सके। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट लोग भी सर्वे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद सर्वे मेथड एक इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट मेथड है। इकोनॉमिक मतलब क्या, सस्ते में निपट जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। और एक एफिशिएंट मेथड है डेटा कलेक्शन का, इजीली डेटा कलेक्ट हो जाता है। सर्वेज कैन बी अंडरटेकन, अलग अलग तरीके से सर्वेज लिया जा सकता है। लोगों को ईमेल भेज के भी सर्वे ले सकते हैं, या तो टेलीफोन कॉल करके भी सर्वे ले सकते हैं, या तो रिस्पोंडेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब अपने को एक सर्वे देता है कि आजकल आपका एड एक्सपीरियंस कैसा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दे देता है, उसमें से एक सिलेक्ट करो, बरोबर। उससे भी वो लोग सर्वे ले लेते हैं। व्हाट्सएप पे भी वो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे भी अपने जो रिस्पोंडेंट्स रहते हैं वो लोग का लिस्ट बना के एक पोल डाल सकते हैं। वो पोल के बेस पे भी हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा मेथड है? सर्वे मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, बरोबर। चलो, और कुछ है इसमें? ठीक है। सर्वे मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजें देख सकते हैं, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला, वर्किंग वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स का एब्सेंटिज्म है तो क्यों है, तो उसके लिए सर्वे डाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं। एल्कोहलिज्म, दारू पी रहे पब्लिक, तो उसका क्या कॉज है। एडिक्शन टू वर्चुअल ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम का एडिक्शन क्यों है, उसके लिए सर्वे डाल के पता लगा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग और साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है, उसके बेस पे। तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स, जैसे सीनियर सिटीजन लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम के कॉजेज जानने के लिए फिर उसको एनालाइज करके उसका रिजल्ट्स और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सर्वे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च का अगला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। कौन सा मेथड? ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड एक रिसर्च मेथड है जिसमें क्या होता है, जिधर पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जहां पे हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं बना सकते, उधर पे ऑब्जर्वेशन मेथड काम आता है रिसर्च करने के लिए। एक ऐसा मेथड है जहां पे
ऑब्जर्वेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे बिहेवियर को नेचुरल या तो लेबोरेटरी सेटअप में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर लेबोरेटरी में सेटअप कर सकते हो तो लेबोरेटरी में, अगर नहीं सेटअप कर सकते हो नेचुरल सेटअप में देखना, ऑब्जर्व करने का कि कैसा कैसा बिहेवियर चल रहा है, या तो जानवर लोग का या तो इंसान लोग का। ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट इन नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड नेचुरल ऑब्जर्वेशन। अगर नेचुरल सेटिंग में जहाँ पे पूरा नेचर है, कोई भी आर्टिफिशियल कोई भी मैन मेड सेटअप नहीं बना है, अगर उस तरीके से जाके हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन। और अगर लेबोरेटरी में सेटअप किया है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन बनाया, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जैसा टेम्परेचर चाहिए वैसा टेम्परेचर बनाया है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम लोग कोई एनिमल को नेचुरल सेटअप में ऑब्जर्व करते हैं तो उसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अगर उसके लिए हम लोग सर्टन प्लेस बनाते हैं, जैसे सिमुलेशंस बनाए जाते हैं कि पायलट लोग को टेस्ट करने के लिए, कि अगर वो पायलट लोग बरोबर प्लेन उड़ा सकते हैं कि नहीं, वो लोग के लिए प्रॉपर सिमुलेशन बनाया जाता है, वो प्लेन का सिमुलेशन, प्लेन कैसे हिलता है वो सब बनाया जाता है। और फिर ऑब्जर्व किया जाता है कि पायलट को बरोबर आता है कि नहीं, वो प्लेन बरोबर उड़ा सकता है कि नहीं, कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। तो वो ऑब्जर्वेशन किया, कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ रिसर्च। ऑब्जर्वेशन मेथड को ज्यादातर कौन यूज करता है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट लोग। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट लोग किसको ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे लोग को। बच्चे लोग को तो हम लोग अलग से कंट्रोल एनवायरनमेंट में डाल नहीं सकते, तो बच्चे लोग को ऑब्जर्व करने के लिए वो लोग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट लोग ये ऑब्जर्वेशन मेथड में यूज करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोग, ये लोग भी ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट लोग जो समाज को ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग भी ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड को एक साइंटिफिक मेथड बोल के यूज किया जाता है, और वो तभी बेनिफिशियल होता है जब वो रिसर्च का प्रॉपर मेथड और उसका प्रॉपर प्रोसीजर और प्लस उसका प्रॉपर एम, कि हम लोग को ये रिसर्च में क्या चीज चाहिए, अगर प्लान होगा, अगर अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग होगा, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड सक्सेसफुल होता है। नहीं तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या, कौन सा वाला डेटा रखने का, कौन सा वाला डेटा फेंकने का। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशनल मेथड से रिसर्च करने के टाइम पे प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ढंग से प्लानिंग, सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करना जरूरी है। चलो अब रिसर्च करने का अगला मेथड है केस स्टडी मेथड। कौन सा, केस स्टडी मेथड। अभी तक हम लोग ने जो रिसर्च मेथड देखा वो सब मेथड ज्यादातर क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव के ऊपर उतना फोकस नहीं है। लेकिन केस स्टडी मेथड तो क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं जो रिसर्च में, उसके लिए केस स्टडी मेथड मस्त है। ये मेथड में क्या होता है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोग रहते हैं वो लोग ज्यादातर ये मेथड को यूज करते हैं। कौन सा मेथड है, केस स्टडी मेथड। सिगमंड फ्रॉइड और जॉन पिगेट, या क्या नाम था इसका मालूम नहीं, ये लोग दो फिगर्स थे जिन्होंने केस स्टडी मेथड को बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया। अलग अलग केस स्टडीज करते थे, अलग अलग केस स्टडीज को ऑब्जर्व करते थे और उसकी वजह से रिसर्च करते थे। केस स्टडी क्या है, कोई भी इंडिविजुअल के लाइफ में इन डेप्थ देखने का। इंडिविजुअल मतलब इंसान या कोई भी एक एंटिटी के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करने का। ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप को, ग्रुप के ऊपर पूरा इन डेप्थ एनालिसिस किया तो भी केस स्टडी मेथड यूज कर सकते हैं। या तो एक पर्टिकुलर इवेंट, कि कौन सा इवेंट हुआ उसको अगर अच्छे से देखना है तो भी केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी वीडियोस भी बहुत सारे वायरल होते हैं यूट्यूब पे, जो केस स्टडी रिसर्च मेथड से बनाया गया रहता है। जैसे अगर रिलायंस का पूरा हिस्ट्री से लेके अभी तक वो लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं, अगर वो देखेंगे तो वो केस स्टडी मेथड का यूज करके हम लोग बता सकते हैं। केस स्टडी कैन बी ट्रीटेड केस स्टडी कैन बी ट्रीटेड एज अ साइंटिफिक मेथड। केस स्टडी को एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें रिच डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिलता है, और ज्यादातर फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर कंक्लूजन के लिए और फर्दर प्रेडिक्शन के लिए उसमें एविडेंस मिलता है और अच्छा खासा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो इसके लिए केस स्टडी मेथड को ज्यादातर वो क्लिनिकल और सोशल साइकोलॉजिस्ट लोग यूज करते हैं। केस स्टडी मेथड में लोग करते क्या, चलो देखो। केस स्टडी मेथड में रिसर्चर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एक पर्टिकुलर इवेंट, इंडिविजुअल केस, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कभी कभी पेरेंट्स से, कभी कभी फैमिली से, कभी कभी फ्रेंड से, उनके पीयर ग्रुप से, उनके कॉलीग से, टीचर लोग से, सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर वो लोग देखते हैं कि आजकल करंट स्टेट में, प्रेजेंट टाइम में, वो जो जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं। क्या वो लोग पॉजिटिवली फंक्शन कर रहे हैं, क्या नेगेटिवली फंक्शन कर रहे हैं, क्या कंफ्यूज है, क्या परेशान है, क्या कॉन्फिडेंट है, एनर्जी से भरे हुए कि एनर्जी कम है, वो चीज देखा जाता है। तो सबसे पहले क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया पेरेंट्स से, फ्रेंड से, कॉलीग से, और फिर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड देखा कि आजकल लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद केस स्टडी मेथड यूज करने के टाइम पे वो लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो लोग एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर केस स्टडी मेथड से रिसर्च करो। एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल देखो।
तो एक क्लासिकल केस है, केस ऑफ एना ओ। एना ओ उसका नाम, उसका असली नाम था बर्था पेपेनहाइम। उसको अलग अलग तरीके की फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। उसमें से एक क्या था कि बहुत हफ्ते तक उसको कोई फ्लूइड पीने का इच्छा ही नहीं होता, मतलब पानी भी नहीं पी पा रही थी, इतना उसका तकलीफ हो गया था। एना वो क्या करती थी, पानी का ग्लास उठाती थी, लेकिन जब भी वो अपने लिप्स को टच करती थी तो ऐसा लगता था कि उसको पानी से डर लग रहा है, तो पानी का ग्लास फेंक देती थी। सोचो, तो ये सिम्टम वो लोग उसमें देखने को मिला। एना ओ लिव्ड ओनली ऑन फ्रूट्स, तो वो खाली फ्रूट खाती थी, जैसे मेलन वगैरह खाती थी, खरबूजा वगैरह खा लिया, और इससे उसका क्या होता था, थोड़ा जो प्यास लगी रहती थी वो प्यास थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन पानी पानी तक नहीं पी पाती थी। सोचो, अभी हिप्नोसिस करने के बाद एना ओ ग्रम्बल्ड अबाउट हर इंग्लिश लेडी कंपेनियन। तो हिप्नोसिस किया, उसका हिप्नोसिस का टेस्ट हुआ, और वो हिप्नोसिस के दौरान एना ओ ने बताया कि एक इंग्लैंड में रहने वाली एक लेडी कंपेनियन थी, जो कि जिसके लिए उसको बिल्कुल भी केयर नहीं था, बिल्कुल भी उसका फर्क नहीं पड़ता था। और बाद में उसने बताया कि वो जो इंग्लैंड में रहने वाली, उसके साथ में रहने वाली थी कंपेनियन, वो बहुत गंदे तरीके से रहती थी। वो कभी एक बार वो लेडी के रूम में गई थी और उसने देखा था कि कैसे उसका छोटा सा डॉग था, वही उसके वो लेडी के पानी के ग्लास में से कुत्ता पी रहा था। तो वो इतना डिस्गस्टिंग लगा, इतना गंदा लगा उसको, शायद उसके वजह से क्या हुआ, एना ओ पानी तक पीने के लिए उसको, उसके दिमाग में वो चीज बैठ गया, ट्रॉमा बैठ गया कि वो पानी भी नहीं पी सकते। अभी हिप्नोसिस के टाइम पे एना ओ ने बोला कि चलो ठीक है, कुछ पीने के लिए दो। drank large quantity of water without any difficulty and awoke from her hypnosis with the glass at her lips, and thereupon the disturbance or inability to drink water vanished, never to return। तो वो क्या किया, पहले वो केस स्टडी को हिप्नोसिस दिया, और हिप्नोसिस के टाइम पे उसने बताया कि देखो देखो, एक इंग्लिश कंपेनियन थी, बहुत गंदे तरीके से रहती थी, उसके एक ग्लास से उसका कुत्ता भी पानी पीता था, तो उसके अंदर से वो चीज बाहर आया। और फिर उसके बाद वही हिप्नोसिस के टाइम पे उसने बोला मेरे को एक ग्लास पानी दो पीने के लिए, पूरा का पूरा पानी उसने पिया, और वो हिप्नोसिस खत्म होने के बाद उसका जो हाइड्रोफोबिया था वो पूरा का पूरा खल्लास हो गया। Freud's interpretation was that Anna O had repressed the memory of incident the dog had drunk out of a glass, along with the emotion that it triggered, and that this was what had caused her inability to drink। फिर सिगमंड फ्रॉइड ने रिसर्च किया था केस स्टडी के ऊपर कि एना ओ क्यों पानी पीने के लिए तकलीफ हो रही है। तो बाद में उसने सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि ऐसे ही हुआ था। हिप्नोसिस के बाद हम लोगों को पता चला कि एना ओ का वही जो एक दिमाग में इंसिडेंट बैठ गया था कि वो कुत्ता ग्लास से पानी पी रहा था, इसके लिए वो पानी पीने के लिए भी डर रही थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर जब हिप्नोसिस किया तो मालूम पड़ा। Furthermore, during hypnosis, Anna O's recollection of the incident, along with her expression of the emotion, had repressed, caused the symptom to go away। तो उसने पहले जब भी उस टाइम पे देखा था वो डॉग को, उस टाइम पे तो एक्सप्रेशन दिया नहीं था कि ये छी 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 कितना गंदा है, और वही चीज उसके दिमाग में बैठा था, वो एक्सप्रेशन अभी तक ब्लॉक था। तो हिप्नोसिस के टाइम पे ही वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बाहर निकला। उसने बोला कि चीची कितनी गंदी थी, और अपने डॉग को भी अपने ग्लास से पानी पिलाती थी, तब से मेरे को पानी पीने का मन नहीं हो रहा है। वो बोला, उसके बाद जो उसका जो सिम्टम था कि वो पानी भी नहीं पी रही थी, वो पी पा रही थी, वो पूरा सिम्टम चले गया। तो सोचो केस स्टडी मेथड में कितना पावर है कि वो इतने बड़े डर को भी भगा सकता है। साइको एनालिसिस, जो सिगमंड फ्रॉइड का साइकोलॉजिकल तरीका था सोचने का, स्कूल ऑफ थॉट था, यही जो एना ओ का केस आया उसकी वजह से क्या हुआ, सिगमंड फ्रॉइड बहुत ज्यादा फेमस हो गए साइकोलॉजी के फील्ड में, बरोबर। तो वो है केस स्टडी मेथड। को रिलेशन स्टडीज एज अ मेथड ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने का एक अलग तरीका होता है को रिलेशन स्टडीज। कौन सा स्टडीज? कोरिलेशन, 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 ए सॉरी सॉरी, चलो कोरिलेशन। There are certain scientific studies which make use of correlation as a statistical tool to understand relation among variables। अलग अलग वेरिएबल्स, कॉज वाला वेरिएबल किसके वजह से क्या हो रहा है, और इफेक्ट वाला वेरिएबल कि उसके वजह से क्या हुआ, कॉज की वजह से क्या इफेक्ट आया, वो स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज है। वो लोग कोरिलेशन को एज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं। अभी कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में चेंज, कि वो लोग के अंदर बदलाव कैसे आया वो देखने के लिए यूज किया जाता है। और उसके अंदर इंटरडिपेंडेंस, कि एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल कैसे डिपेंड है, कॉज के ऊपर इफेक्ट कैसे रिलेटेड है, वो ध्यान देने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कितना रिलेटेड है वो देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसका कोएफिशिएंट कैसा है, और वो कोएफिशिएंट -1 से लेके +1 तक रहता है। कितना? -1 से लेके +1। और -1 का मतलब क्या? नेगेटिव, और +1 का मतलब क्या? पॉजिटिव। तो अभी देखते हैं, अभी ये नंबर वाइज तो समझेगा नहीं, चलो एग्जांपल देखते हैं। तीन टाइप के कोरिलेशन होते हैं।
पहला कोरिलेशन है एक पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा? पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में कैसा होता है? जब दोनों वेरिएबल्स या तो बढ़ रहे हैं या तो कम हो रहे हैं सेम टाइम पे, मतलब पहला वाला वेरिएबल भी बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। पहला वाला वेरिएबल भी कम हो रहा है, दूसरा वाला वेरिएबल भी कम हो रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। वो तो छोड़ो, नहीं ये भी पॉजिटिव है, बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। In case of positive correlation, the value of correlation is found between 0 and +1. For example, the amount of rehearsal and recall score. तो रिहर्सल एंड रिकॉल स्कोर, मान लो कि कोई रिहर्सल कर रहा है, डांस का रिहर्सल कर रहा है, और फिर जब परफॉर्मेंस में वो रिहर्सल कितना दिख रहा है, अगर वो पॉजिटिव में है, मतलब क्या 0 से 1 के बीच में है, अगर 10 बार रिहर्सल करने के बाद 5 बार भी वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो भी कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। 0 से 1 के बीच में देखने को मिलता है। अगर डांस का रिहर्सल कर रहा है, या तो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन, देखो कि हम लोग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और टेस्ट प्रिपरेशन किया, 10 बार मेमोराइज किया, और फिर टेस्ट में लिखने के टाइम पे मान लो 90% उसने लिख दिया, सही लिख दिया, और 10% भूल गया, तो भी कौन सा कोरिलेशन है? कितना? पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरे टाइप का कोरिलेशन होता है नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन इंक्रीज इन वन वेरिएबल is associated with decrease in the other and vice versa, it is called as a negative correlation। मतलब क्या? एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, या तो एक वेरिएबल कम हो रहा है, दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, तो ऐसे इनवर्स वाले केस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। और ये नेगेटिव कोरिलेशन का वैल्यू किसमें देखने को मिलता है? 0 से लेके -1 के बीच में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखो, अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड लेवल ऑफ बॉडी फैट्स। तो मान लो जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं उतना ही मान लो 10 अगर हम लोग कंटिन्यूअसली 1 महीने तक एक्सरसाइज किया और बॉडी फैट बिल्कुल कम नहीं हुआ, तो क्या है? कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन। या तो उल्टा, कम एक्सरसाइज किया और बॉडी फैट बढ़ रहा है, एक्सरसाइज कम बॉडी फैट ज्यादा, तो भी कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन। एक्सरसाइज ज्यादा बॉडी फैट कम, ये भी क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। तो जब इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और फिर उसके बाद तीसरा टाइप का कोरिलेशन आता है, उसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन? जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या? एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता। ये आदमी रिहर्सल कर रहा है, डांस का रिहर्सल बहुत किया, लेकिन उसके परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आया। कौन सा वेरिएबल है? जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन। वेरिएबल, पहला वेरिएबल कौन सा? रिहर्सल। दूसरा वेरिएबल कौन सा? डांस परफॉर्मेंस। और वो रिहर्सल कितना भी करे, उसके डांस परफॉर्मेंस में 0 इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो कोरिलेशन। इन केस ऑफ जीरो कोरिलेशन, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फाउंड टू बी जीरो। एग्जांपल, हाइट एंड इंटेलिजेंस। मान लो किसी का हाइट ज्यादा है, तो जरूरी नहीं उसका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो हाइट और इंटेलिजेंस का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। तो ये है कोरिलेशन तरीका, कोरिलेशन निकालने का, रिसर्च करने का, मेथड ऑफ रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च ऑफ, मेथड ऑफ रिसर्च। चलो बाय बाय।